Hello my future doctors, the side of Vayavali ma'am, Anisha Saraswat and I welcome you all on our YouTube channel MathJX। तो बच्चों मुझे पता है तुम लोगों को मज़ा आ रहा होगा क्योंकि हम NCERT लाइनर सीरीज एज वेल एज PYQ सीरीज साथ साथ कर रहे हैं ताकि हमारे सारे कंसेप्ट्स क्लियर अप हो जाए। तो आज NCERT लाइनर सीरीज का सेकेंड डे है एंड वी आर हियर विद द सेकेंड चैप्टर ऑफ इकोलॉजी विच इज योर इकोसिस्टम। बहुत ही छुटकू सा, बहुत ही प्यारा सा, नन्ना मुन्ना सा चैप्टर है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। अपने हाथ में NCERT की बुक रखो, पेन और पेंसिल रखो और अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की NCERT रीडिंग। तो देखो, सबसे पहले ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है। इस इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में क्या डिटेल है एक बार उसको कवर अप कर लेते हैं। सो लेट मी चेंज द पेन। हाँ, एन इकोसिस्टम कैन बी विजुअलाइज्ड एज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। सबसे पहले इकोसिस्टम नेचर की एक फंक्शनल यूनिट है। फंक्शनल यूनिट होने के साथ साथ एक स्ट्रक्चरल यूनिट। इकोसिस्टम बेसिकली एक ऐसा छोटा सा सेल्फ सस्टेनिंग पार्ट है एनवायरनमेंट का जहां पर बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स आपस में इंटरैक्ट करके फ्लरिश करते हैं। ठीक है, सो फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट अमंग देमसेल्व्स एंड ऑल्सो विद द सराउंडिंग फिजिकल एनवायरनमेंट, यानी कि बायोटिक बायोटिक एंड बायोटिक एबायोटिक का इंटरैक्शन। नेक्स्ट, ecosystem varies greatly in size from a small pond to a large forest or a sea। इसका बहुत साइज छोटा हो सकता है। You will be amazed to know that your gut also is an ecosystem, है ना। तो छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा हो सकता है हमारा एक इकोसिस्टम। मैनी इकोलॉजिस्ट, इकोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो इकोलॉजी की स्टडी करते हैं। इकोलॉजी से रिलेटेड सारे जो भी पर्सन्स हैं, दीज आर कॉल्ड एज इकोलॉजिस्ट। मैनी इकोलॉजिस्ट रिगार्ड द एंटायर बायोस्फीयर एज द ग्लोबल इकोसिस्टम। इंपॉर्टेंट लाइन, अगर कोई तुमसे पूछे ग्लोबल इकोसिस्टम क्या है, तो ग्लोबल इकोसिस्टम क्या होगा हमारा? बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है? बायोस्फीयर इज इक्वल्स टू योर लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। याद है एसएसटी की बुक जो हम बचपन में पढ़ते थे? बायोस्फीयर इज द सम ऑफ ऑल द फेयर दैट आर प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग। एटमॉस्फेयर हवा, हाइड्रोस्फीयर पानी एंड लिथोस्फीयर लैंड। ठीक है, तो बायोस्फीयर क्या है? एक ग्लोबल इकोसिस्टम as it comprises of all the local ecosystems on the earth. Since this system is too much big and complex to be studied at one time, it is convenient to divide it into two basic categories। यानी कि हमने अपने ग्लोबल इकोसिस्टम को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम, जमीन वाला और पानी वाला। Forest, grasslands, deserts are some examples of terrestrial, no doubt. Pond, lake, wetlands, rivers, estuaries are the examples of aquatic ecosystem। तो यहाँ पे examples तुम्हें याद रखना और नाम से ही देख के समझ में आ रहे हैं। डेजर्ट है, फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड्स है, ये सारे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। इसके अलावा पॉन्ड है, लेक है, वेटलैंड, रिवर, एस्चुरीज। एस्चुरीज जो रिवर और क्या कहते हैं, सी के मिलन से जो बनती है ना, एस्चुरीज। ये सारे के सारे क्या है? हमारे एक्वेटिक इकोसिस्टम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, क्रॉप फील्ड्स एंड एक्वेरियम। इसका चेंज कर दो परमानेंटली। हाँ, ये जो क्रॉप फील्ड्स है और एक्वेरियम है, ये देखो नेचुरली तो नहीं होते, हम बनाते हैं। तो ये दोनों किसके पार्ट होते हैं? मैन मेड इकोसिस्टम के। समझ में आया? तो यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि बेसिकली हमारा इकोसिस्टम दो टाइप्स का होता है, नेचुरल एंड योर मैन मेड। नेचुरल वाले में ग्लोबल इकोसिस्टम की बात करें तो हमारा बायोस्फीयर है, जिसको हमने दो जोन्स में बांटे हैं, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल में डेजर्ट, फॉरेस्ट और ये अपने माउंटेन्स वगैरह आ जाएंगे। एक्वेटिक में वेटलैंड्स, एस्चुरीज, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, ओशन, ये सारे आ जाएंगे। मैनमेड इकोसिस्टम के दो एग्जांपल है, नीचे में पूछा गया है क्या है वो? ग्रासलैंड्स एंड योर एक्वेरियम, यानी कि क्रॉप फील्ड्स एंड एक्वेरियम। ठीक है, नेक्स्ट we will first look at the structure of ecosystem in order to appreciate the input, transfer of energy and the output। important, ये लाइन भी इंपॉर्टेंट। देखो क्या बोल रहा है, इनपुट के लिए टर्म यूज किया गया है प्रोडक्टिविटी, क्योंकि सिंपल सी बात है, प्लांट्स जो खाना बना रहे हैं दैट इज द एनर्जी सोर्स टू सस्टेन एंटायर इकोसिस्टम। तो इनपुट क्या है? इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी बाय द प्रोड्यूसर्स। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था ना, प्रीडेटर्स वाला, प्रीडेशन वाला, एक्ट्स एज अ कंडक्ट फॉर एनर्जी ट्रांसफर। तो एनर्जी का जो ट्रांसफर हो रहा है वो कैसे हो रहा है? प्रीडेशन से, एंड दैट इज फूड वेब और फूड चेन। इसके अलावा न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, भले ही न्यूट्रिएंट साइक्लिंग नीट के सिलेबस से डिलीट हो गया है, बट न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एनवायरनमेंट से थोड़ी ना डिलीट हुआ है। तो न्यूट्रिएंट्स का जो साइकिल चलता रहता है उससे भी एनर्जी का ट्रांसफर होता है। ठीक है, तीसरा आउटपुट। आउटपुट किसके टर्म में होता है? जो एनर्जी हमने लॉस करी है या फिर जो डिग्रेडेशन हुआ है सब्सटेंसेस का, दैट। तो इनपुट इज प्रोडक्टिविटी
energy transfer is food chain, food web and your nutrient cycling, and output is in terms of degradation and energy loss. Important है, ठीक है. We will also look at the relationships, यानी कि cycles, chains, webs that are created as a result of these energy flows within the system and their interrelationships. मतलब ये सारी चीज़ें हम चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं. इस लाइन में, इस पैराग्राफ में जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने तुम्हें बता दी. एक तो ये मैनमेड वाला, एक ये पूरा का पूरा पैराग्राफ, और तुम्हारा ये ग्लोबल इकोसिस्टम बायोस्फीयर होता है, ये वाली बात. ठीक है, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, लेकिन यहाँ से भी डिटेल हमें मिल चुकी है. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट पेज, इकोसिस्टम. अब हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं इकोसिस्टम का क्या स्ट्रक्चर है और क्या उसका फंक्शन है. सो हियर इन अर्लियर क्लासेस यू हैव लुक एट वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, बायोटिक, एबायोटिक. हाँ, हमें पता है. यू स्टडीड how the individual biotic and abiotic factor affected each other and their surrounding. ये बात कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन की. जैसे वहाँ पे जब डिलीटेड पोर्शन था ना, तो वहाँ पे ऐसे लिखा हुआ था बायोटिक कंपोनेंट्स डिस्कस थे, एबायोटिक कंपोनेंट्स डिस्कस थे, और वो एक दूसरे को कैसे इन्फ्लुएंस करते. जैसे सॉइल का है, सॉइल का पीएच, सॉइल के मिनरल कंपोजिशन, ये सब अफेक्ट करेगा कि वहाँ की वेजिटेशन कैसी होने वाली है. तो कहीं ना कहीं एबायोटिक फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं हमारे बायोटिक फैक्टर्स को, क्योंकि दोनों साथ साथ ही चलते हैं. नेक्स्ट, लेट अस look at these components in a more integrated manner and see how the flow of energy takes place within these components of the ecosystem. तो ये हम देखने वाले हैं. Interaction of biotic and abiotic components result in physical structure that is characteristic for each type of ecosystem. देखो, हर ecosystem में जैसे एक लेक है, लेक एक इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट एक इकोसिस्टम है, ग्रासलैंड से एक इकोसिस्टम है, तो उस इकोसिस्टम के बायोटिक कंपोनेंट्स अलग टाइप के होंगे और वहाँ के एबायोटिक कंपोनेंट्स अलग टाइप के होंगे. तो हर इकोसिस्टम का जो बायोटिक कंपोनेंट है, एबायोटिक कंपोनेंट है, वो इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है. ठीक. नेक्स्ट, identification and enumeration of plants and animal species of an ecosystem give its species composition. ठीक है, आइडेंटिफाई करो, और अगर तुम लिस्ट कर दो कि भाई इस वाले इकोसिस्टम में ना ये वाली स्पीशीज मिलती है, यहाँ पे ये मिलती है, तो एक तरीके से वो एक इकोसिस्टम का कैरेक्टराइजेशन हो जाएगा और उसकी स्पीशीज कंपोजिशन की नॉलेज भी बता देगा. ये इंपॉर्टेंट नीट के लिए, ये वाली लाइन स्ट्रैटिफिकेशन वाली. Vertical distribution of different species occupying different levels is called as a stratification. जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूँ कि प्लांट्स हैं, डियर है, टाइगर है, फलाना ढिमकाना है, तो ये जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है इसे हम क्या नाम देते हैं? स्ट्रैटिफिकेशन. ठीक है, स्ट्रेटा वर्ड का ही मतलब होता है लेयर, लेयर बाय लेयर अरेंजमेंट, तो उसको स्ट्रैटिफिकेशन कहा जाता है. नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल, trees occupy top vertical strata or layers of a forest, shrubs the second, herbs and grasses occupy the bottom layer. जैसे कि अगर मैं किसी फॉरेस्ट में जाऊँ, तो फॉरेस्ट में तुम क्या देखते हो, यहीं पे बताती हूँ. कहाँ गया? हाँ, सबसे बड़े बड़े क्या होते हैं? पेड़. ठीक है, तो ये टॉप स्ट्रेटा हो गया. उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रेटा में क्या आते हैं? हर्ब्स एंड ग्रासेस ऑक्यूपाई, ये क्या? श्रब्स, झाड़ियां, और फिर नीचे वाले ऐसे. तो तुम देख रहे हो ना साइज के बेसिस पे भी कितना फ्लक्चुएशन आ रहा है, तो इसको क्या कहा गया है? स्ट्रैटिफिकेशन. ठीक है, समझ में आया? ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ. The components of ecosystem are seen to function as a unit when you consider the following aspects. तो ये क्या है तुम्हारा? प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ये सारे नीट में पूछे गए सवाल हैं. ठीक है, तो कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम आर सीन टू फंक्शन एज अ यूनिट व्हेन यू कंसीडर द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स. तो ये वाले जो एस्पेक्ट्स है, ये फंक्शनल रोल है इकोसिस्टम का, जो फंक्शन वो प्ले करता है. क्या क्या? प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग. मैंने जो क्वेश्चन देखे उसमें ऐसा होता है कि ये सारे ऑप्शंस दिए होते हैं, इसमें से एक ऑप्शन को हटा के स्ट्रैटिफिकेशन दिया होता है कि ये इसमें से कौन सा फंक्शनल पार्ट नहीं है इकोसिस्टम का. तो ऑब्वियसली बात है कि भाई स्ट्रैटिफिकेशन थोड़ी ना फंक्शन हुआ, तो स्ट्रैटिफिकेशन आंसर होता था. ठीक है, तो 2-3 बार मैंने ऐसा क्वेश्चन देखा हुआ है, तो इस पैराग्राफ को भी अच्छे से कवर अप कर लेना. नेक्स्ट, to understand the ethos of an aquatic ecosystem, let us take a small example of a pond.
This is fairly a self-sustainable unit and rather simple example that explain even complex interaction that occurs in aquatic ecosystem. अगर मुझे aquatic ecosystem पढ़ना है तो मैं सबसे छोटे example को लेके चलती हूँ, which is a pond. Pond खुद में ही एक self-sustaining environment है जहाँ पे सारी चीज़ें flourish कर सकती है और इस pond को लेकर हम उसकी complex interactions को भी study कर सकते हैं. So क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? A pond is a shallow water body in which all above mentioned four basic components of ecosystem are well exhibited. यानी कि productivity भी होगी, nutrient cycling भी होगी, energy flow भी होगा, decomposition भी होगा, चारों components होंगे. The abiotic components is the water with all the dissolved inorganic and organic substances and the rich soil deposit at the bottom of the pond. जैसे ये जो pond है, ठीक है, इसके नीचे ये sediment है और ये इसका पूरा पानी है. इस पानी में क्या क्या चीजें डिसॉल्व है? ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक मिनरल्स, ठीक है, यहाँ पे लाइन बोली. इसके बाद नीचे क्या है इसका? सॉइल डिपॉजिट. ये दोनों चीजें क्या है? ये दोनों इसके इनऑर्गेनिक वाले पार्ट, सॉरी एबायोटिक वाले पार्ट है. दूसरा, the solar input, the cycle of temperature, day length and other climatic conditions regulate the rate of function of the entire pond. अब ये pond कैसे function कर रहा है, इसकी functioning किस किस चीजों पे डिपेंड करती है? सनलाइट, टेम्परेचर, है ना. तुमने देखा होगा बहुत सारी, तुम इंस्टा पे रील्स भी देखते होंगे जहाँ पे ऊपर एकदम बर्फ की लेयर जम जाती है. क्यों? टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस की वजह से, टेम्परेचर की जो पूरी साइकिल चल रही है उसकी वजह से. आगे और बाकी की क्लाइमेटिक कंडीशंस जैसे कि पीएच कैसा है ना, वेदर कैसा है, ठंड है या गर्मी है, ये सारी चीजें डिसाइड करती है कि पॉन्ड्स की पूरी फंक्शनिंग कैसी होने वाली है. नेक्स्ट, autotrophic components includes the phytoplanktons, some algae and the floating, submerged and marginal plants found at the edges. यहाँ पे क्या है? और यहाँ पर कुछ कुछ तो एल्गे होंगे, एल्गे, कुछ कुछ प्लांट ऐसे एज पे होंगे, है ना, और कुछ कुछ प्लांट ऐसे आधे डूबे हुए होंगे और कुछ कुछ हमारे जू प्लैंक्टॉन्स होंगे. तो ये जो 4 लेवल यहाँ पे बताई गई, चारों के चारों क्या है? हमारे सॉरी क्या कहते हैं उसको, प्रोड्यूसर्स, खाना बनाने वाले. तो क्या क्या आते हैं इसमें? फाइटोप्लैंक्टॉन्स, एल्गी, फ्लोटिंग प्लांट्स, सबमर्ज्ड प्लांट्स एंड मार्जिनल प्लांट्स. ये सारे क्या हैं? ऑटोट्रॉफ्स व्हिच आर फाउंड इन द पॉन्ड इकोसिस्टम. द कंज्यूमर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय जूप्लैंक्टॉन्स. तो मैं बताया ना प्लैंक्टॉन्स क्या होते हैं. प्लैंक्टॉन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो पैसिवली फ्लोट करते हैं पानी की डायरेक्शन में, ठीक है. तो यहाँ पर जो प्लांट्स, मतलब जो खाना बनाने वाले प्लैंक्टॉन्स हैं उनको फाइटोप्लैंक्टॉन्स बोलते हैं और जो एनिमल फॉर्म वाले प्लैंक्टॉन्स हैं दीज आर कॉल्ड एज जूप्लैंक्टॉन्स. तो फाइटोप्लैंक्टॉन्स को फीड करने वाला कौन है? जूप्लैंक्टॉन, ठीक है. तो कंज्यूमर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, कंज्यूमर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जूप्लैंक्टन्स, फ्री स्विमिंग एंड बॉटम ड्वेलिंग फॉर्म्स. फ्री स्विमिंग में जैसे मछलियां आ जाएंगी, बॉटम ड्वेलिंग स्टार फिशेस. स्टार फिश तो पूरा तरीके से होती है एक्सक्लूसिवली मराइन इकाइनोडर्मिट होती है. बॉटम ड्वेलिंग में भी तुम्हारे क्या आ जाते हैं? कुछ तुम्हारे आर्थ्रोपोड्स आ जाएंगे, कुछ तुम्हारे मॉलस्क्स आ जाएंगे. तो ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलती हैं. मतलब पूरा एनिमल किंगडम मान लो तुम्हारा कंज्यूमर है. डिकम्पोजर्स. अब इसी इकोसिस्टम में डिकम्पोजर्स कौन होंगे? फंगस, बैक्टीरिया एंड फ्लैजुलेट्स स्पेसिफिकली अबंडेंट इन द बॉटम ऑफ द पॉन्ड्स. क्यों है? क्यों? असर्शन रीजन. क्यों है ऐसा? क्योंकि हमारा ये सेडिमेंट है, सॉइल डिपॉजिट है. यहाँ पे जो भी मरेगा ऊपर, ऑब्वियसली बात है नीचे ही वो क्या करेगा? ग्रेविटी के एक्शन से नीचे डिपॉजिट होगा. अब डिकम्पोजर्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंस पे ही तो फीड करेंगे ना, तो इसीलिए ये भी कहाँ मिलते हैं? नीचे, बॉटम ऑफ द अपना जो भी पॉन्ड है, एक्वेटिक एनवायरनमेंट है उसके. तो इस पैराग्राफ में तुमने एक पॉन्ड के अंदर मिलने वाले प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स देखे. समझ में आया? आगे क्या बोल रहा है? This system performs all the function of any ecosystem and of biosphere as a whole, that is conversion of inorganic into organic material with the help of radiant energy, यानी कि प्रोटेक्शन भी हो रहा है. उसके बाद कंजप्शन ऑफ ऑटोट्रॉफ्स बाय हेटेरोट्रॉफ्स, यानी कि फ्लो ऑफ एनर्जी भी हो रहा है. डिकम्पोजिशन एंड मिनरलाइजेशन ऑफ डेड मैटर टू रिलीज देम बैक फॉर रीयूज बाय द ऑटोट्रॉफ्स. दीज इवेंट्स मतलब कि तुम्हारा वो भी हो रहा है, डिकम्पोजिशन भी हो रहा है और न्यूट्रिएंट्स की साइक्लिंग भी हो रही है. चारों लेवल की चीजें हो रही है. These events are repeated over and over again.
There is unidirectional movement of energy towards the higher trophic level and its dissipation and loss as heat to the environment. ये तुम्हें लाइन पता होगी, बट स्टिल तुम्हें पता है किसी भी इकोसिस्टम में जो एनर्जी का फ्लो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, हमेशा प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ जाएगा। ऐसा नहीं है कि कंज्यूमर वापस से एनर्जी को प्रोड्यूसर को दे दे, है ना? कैसे? एनर्जी ट्रांसफर के लिए खाना है ना उसको, पेड़ थोड़ा ना तुम्हें खाने बैठेगा, है ना? तो इट इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। और इस यूनिडायरेक्शनल में ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी एनर्जी ट्रांसफर होती है, कुछ एनर्जी क्या होती है एनवायरमेंट में लॉस होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो ये पैराग्राफ क्लियर है? हाँ, चलो, वेरी गुड बॉयज एंड गर्ल्स। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारा फर्स्ट कंपोनेंट की, विच इज द प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी मतलब क्या ही है, मतलब खाना पीना जो बन रहा है, बायोमास जो बन रहा है, दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्टिविटी। सो a constant input of solar energy is the basic requirement for any ecosystem to function and sustain। क्योंकि सबसे बड़ा जो एनर्जी सोर्स है अगर वही नहीं होगा तो इतने बड़े ट्रॉफिक लेवल्स को तुम कैसे सस्टेन कराओगे, है ना? तो एक कांस्टेंट एनर्जी का सोर्स होना चाहिए। फिर बात करते हैं हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया over a time period by plants during photosynthesis। वर्ड्स को कैच करो, बायोमास या फिर ऑर्गेनिक मैटर जो बन रहा है पर यूनिट एरिया में ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है? सो इट मींस बायोमास खाना जो बन रहा है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है? तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ इनटू टाइम, ठीक है? एक तरीके से ये तुम्हारा फॉर्मूला है। अब यहाँ से इन्होंने निकाला है इसकी यूनिट्स। तो देखो यहाँ पे पहली यूनिट है इन टर्म्स ऑफ वेट। अगर मैं वेट के टर्म्स में निकालूंगी तो ये क्या हो जाएगा, ग्राम, है ना? और ग्राम के बाद ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया मीटर स्क्वायर होता है। अब मैं टाइम लेना चाहती हूँ तो मान लो सेकेंड इनवर्स, सेकेंड में लेना चाहती हूँ तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये ग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, ठीक है? ऐसे यहाँ पे गिरा ग्राम मीटर स्क्वायर, ईयर इनवर्स का लिया मैंने, कुछ ज़्यादा ही छोटा ले लिया, फिजिक्स चल रही है दिमाग में, इसको मैं ईयर इनवर्स ले लेती हूँ या मंथ इनवर्स, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है? ईयर मीटर स्क्वायर ईयर इनवर्स, ठीक है? ये वेट के टर्म्स में है। दूसरी ये वाली जो एनर्जी है ये किसके टर्म्स में है, ये तुम्हारी एनर्जी के टर्म्स में, क्योंकि बायोमास दोनों ही चीजों से मेजर हो सकता है। नेक्स्ट, सो द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। जो रेट है हमारे बायोमास किस स्पीड से बन रहा है उसको प्रोडक्टिविटी कहते हैं। एंड प्रोडक्टिविटी इज ऑफ टू टाइप्स, एक तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और एक नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। मतलब प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस करके जो भी बना दिया वो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, ठीक है? अब ऐसा समझो, मम्मी किचन में खाना बना रही है, जो भी टोटल उन्होंने खाना बनाया वो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। बट ऐसा थोड़ा है कि सारा खाना वो तुम्हें दे देंगी, खुद भी तो खाएंगी ना। तो खुद जो खाया उसके बाद जो तुम्हें दिया तो तुम्हारे पास जो आ रहा है दैट इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और जो मम्मी ने यूज कर लिया वो हो जाएगा कैपिटल आर, यानी कि रेस्पिरेटरी लॉस। तो यहाँ पे यही लाइन गिवन है कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। A considerable amount of GPP is utilized by plants in respiration। respiration में यूज करते हैं अपने लिए। So gross primary productivity minus respiratory loss is the net primary productivity। ये हमारा शाही फॉर्मूला। अब मैंने तुम्हें ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में बताया था, एक पूछा जाता है स्मॉल आर और एक पूछा जाता है कैपिटल आर। कैपिटल आर क्या है, रेस्पिरेटरी लॉस, एंड स्मॉल आर क्या है, डार्विनियन फिटनेस या फिर इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। तो ये भी नीट में पूछा गया है, ठीक? चलो नेक्स्ट, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यहाँ ये भी इंपॉर्टेंट है। ये नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज अवेलेबल बायोमास। किस, तुम्हें क्या लगता है कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को कंज्यूम करने वाला कौन है?
हर्बीवोर्स है ना, लेकिन एक और है छोटा सा स्ट्रक्चर जो तुम्हारी आंखों से ओझल हो जाएगा, दैट इज डिकम्पोजर्स। भाई उस प्लांट को अगर डिकम्पोजर फीड करने लग जाएंगे तो डिकम्पोजर के पास भी तो एनपीपी जाएगी ना। सो यहाँ पे लाइन क्या लिखी हुई है, एनपीपी इज द अवेलेबल बायोमास फॉर कंजम्पशन टू हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रोट्रॉफ्स बोले तो यहाँ पे हर्बीवोर भी आएगा और डिकम्पोजर भी आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, it is defined as the rate of formation of new organic matter by the consumers। consumers के लेवल पे जब फूड गया तो कंज्यूमर्स उसमें जो कुछ एड ऑन करते हैं, दैट इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ताकि जो ट्रॉफिक लेवल्स है वो सस्टेन रहे। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन प्लांट स्पीशीज इनहैबिटिंग अ पर्टिकुलर एरिया। प्लांट स्पीशीज किस टाइप की है, मान लो ऐसा हो जाए कि डेजर्ट एरिया वाले प्लांट में तुमने मैंगो का पेड़ लगा दिया, तो क्या वो ग्रो कर पाएगा वहां पे? क्या उसकी प्रोडक्टिविटी उतनी अच्छी होगी जितनी नॉर्मल कंडीशंस में होती है? नहीं, क्योंकि उसका इन्वायरमेंट ही उसको अलाउ नहीं कर रहा सस्टेन करने के लिए। तो पर्टिकुलर एरिया के लिए प्लांट स्पीशीज कौन सी है उससे डिपेंड करती है हमारी प्रोडक्टिविटी। आगे, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन वेराइटी ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स, बिल्कुल करेगा, न्यूट्रिएंट्स है या नहीं है, या फिर प्लांट्स की फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी कितनी है ना, इस चीज पे भी डिपेंड करेगा। Therefore, it varies in different types of ecosystem। इसलिए हर टाइप के इकोसिस्टम की अलग अलग प्रोडक्टिविटी, अलग अलग बायोमास होता है। ठीक, द एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डाटा, पूरे बायोस्फीयर की नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एनुअल कितनी है, 170 बिलियन टन। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एनपीपी, वो भी एनुअल। ठीक है, 170 बिलियन टन। ड्राई वेट, ड्राई वेट का मतलब क्या होता है, तुम्हारा पानी रिमूव करके जो बचता है। ठीक है, फ्रेश वेट पानी इनटेक के साथ, और पानी रिमूव कर दोगे तो बच जाएगा सूखा, यानी कि ड्राई वेट। नेक्स्ट, of this despite occupying about 70% of the surface, the productivity of oceans is 55 billion tons। इस 170 बिलियन टन्स में से 55 बिलियन टन्स किसकी है, ओशियंस की। और ओशियंस कितना एरिया लेके बैठे हैं, 70% एरिया। तुम समझे क्या बोला है, पूरी 170 बिलियन टन्स है, इस 170 बिलियन टन्स में से 55 बिलियन टन्स हमारी ओशियंस से आई है। समझ में आया? चलो, ये पैराग्राफ क्लियर, हमने इसके अच्छे से इसका डाइसेक्शन कर लिया है। आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट पैराग्राफ। ये डिकम्पोजिशन, प्रोडक्टिविटी समझ में आई? एक बार दोबारा रिवाइज करना, प्रोडक्टिविटी क्या है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, दो टाइप्स की होती है, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी के भी दो टाइप्स हैं, जीपीपी एनपीपी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, टोटल जितना बना लिया। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब रेस्पिरेटरी लॉस माइनस करके जो बचा है डिकम्पोजर्स और हर्बीवोर्स को देने के लिए। ठीक, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कंज्यूमर्स लेवल पे जो एक्स्ट्रा एड ऑन हो रही है, दैट इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी कैसी होगी, प्लांट की स्पीशीज पे डिपेंड करता है, एनवायरमेंटल कंडीशंस पे डिपेंड करता है, वो कितनी फोटोसिंथेसिस कर सकता है उस पर डिपेंड करता है, मिनरल्स कितने अवेलेबल है उस पर डिपेंड करता है। टोटल एनुअल प्रोडक्टिविटी कितनी है, 170 मिलियन टन्स, जिसमें से 70% किसकी है, ओशियंस की। नहीं, जिसमें से 70 बिलियन टन, 55 बिलियन टन, सॉरी, देखो मुझे याद हो गया, किसकी है, ओशियंस की, जबकि वो कितना एरिया कवर कर रहे हैं, 72%। ठीक है, तो ये फैक्ट्स है जो तुम्हें ग्रास्प करने इन लाइन से। नेक्स्ट इज डिकम्पोजिशन। यू मे हैव हर्ड ऑफ अर्थवॉर्म being referred to as farmer's friend। हाँ, हम बचपन से जानते हैं। This is so because they help in breakdown of complex organic matter as well as loosening the soil। ये सीधी सी बात है, टर्निंग करने में हेल्प करता है सॉइल पार्टिकल्स की, ताकि प्रॉपर एरेशन मिल सके। Similarly, decomposers break down complex organic matter into inorganic substances like carbon dioxide, water and nutrients, and the process is called as decomposition। Decomposition anabolic process हुआ या catabolic process हुआ, बताओ? इट इज योर कैटाबॉलिक प्रोसेस, क्योंकि बड़ी बड़ी चीजें, बड़ी बड़ी जो बातें हैं वो छोटी छोटी बातों में टूट जाती है। ठीक है, तो इसे डिकम्पोजिशन कहते हैं। नेक्स्ट, डेड प्लांट रिमेन्स सच एज लीव्स, बार्क, फ्लावर्स, डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग फीकल मैटर, ये सब डेट्राइटस कहलाता है, कचड़ा। ऑर्गेनिक वेस्ट इज डेट्राइटस, सीधी सी बात है। विच इज द रॉ मटेरियल फॉर डिकम्पोजिशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। The important steps in the process of decomposition are fragmentation, leaching, catabolism, humification
एंड मिनरलाइजेशन, इन्हीं स्टेप्स में तुम्हें इनको याद करना है, ठीक है, ओके। फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन, ये 5 स्टेप्स हैं पूरा डिकम्पोजिशन प्रोसेस करने के लिए। और डिकम्पोजिशन का रॉ मटेरियल क्या है हमारा? डेट्राइटस। डेट्राइटस क्या है तुम्हारा? प्लांट एंड एनिमल का वेस्ट। नेक्स्ट, डेट्राइटिवोर्स जैसे कि अर्थवॉर्म्स break down detritus into smaller particles. This process is called as fragmentation. Fragmentation क्या है? बड़ी चीजों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देना, that is fragmentation. कौन करता है? Detritivores. By the process of leaching, water soluble inorganic nutrients go down in the soil horizon and get precipitated as unavailable salts. जैसे मान लो इतनी बड़ी पत्ती थी, उस पत्ती के छोटे छोटे टुकड़े किए, है ना, तो यहाँ पे जो भी मिनरल्स हैं जो पानी में सॉल्युबल है वो सारे नीचे जाने लगेंगे और वो सॉइल में ऐसे डिपॉजिट हो जाएंगे, ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है? लीचिंग. बैक्टीरियल and fungal enzymes degrades detritus into simpler inorganic substance. This process is called as catabolism. यानी कि fragmentation कौन कर रहा है? detritivore. और catabolism कौन कर रहा है? decomposers. छोटे वाले, यानी कि कौन कौन? बैक्टीरिया एंड फंगस. It is important to note that all the above steps in decomposition operate simultaneously on the detritus. ये important है, यहीं पे सारा गड़बड़ है, सारा कुछ एक साथ ही हो रहा है, सेम टाइम पे फ्रेगमेंटेशन, सेम टाइम पे कैटाबॉलिज्म, सेम टाइम पे लीचिंग. तो फिर ये स्टेप्स क्यों? ये स्टेप्स है नीट के क्वेश्चन के लिए, ठीक है, प्रैक्टिकल लेवल पे सारी चीजें एक साथ होती है. क्लियर? ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन occurs during decomposition in the soil. ह्यूमिफिकेशन और ये मिनरलाइजेशन जब सॉइल में डिकम्पोजिशन होता है तब ऑपरेट करती है. अभी के लिए ये फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म ये सारी एक टाइम पे ऑपरेट करती है क्योंकि सॉइल सरफेस के ऊपर हो रही है. समझ में आया? नेक्स्ट, ये पूरा एक डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी का. अ ट्री ग्रोज इन द सॉइल, ठीक है, अ ग्रीन लीफ फॉल डाउन, नीचे गिर गई. Some are eaten by insects and other animals. Nutrients and energy enter the food web. ये इसने एनिमल ने खाया, अब यहाँ से चली गई फूड चेन या फिर फूड वेब में. एंड सम न्यूट्रिएंट्स लीच इनटू सॉइल बाय द केमिकल एक्शन, नीचे चली गई, ठीक है, लीचिंग. दूसरा, leaves partially consumed by decomposers such as fungus and bacteria, they begin to lose forms and become litter. अब जो एक मतलब फालतू की कह रही हूँ, जो थोड़ा सा पार्ट इसका बच जाता है उसको कौन कर रहा है? डिकम्पोजर्स जैसे कि फंगस और बैक्टीरिया. अब डेट्राइटस किस में कन्वर्ट हो गया? लिटर में, और छोटी फॉर्म में, जो कि थोड़ा सा मॉइस्ट भी है. नेक्स्ट, फर्दर डिकम्पोजिशन बाय अर्थवॉर्म्स एंड बैक्टीरिया, सॉइल माइट्स, फंगस एटसेट्रा. कुल मिला के सब ये सब उसे खाने में लग रहे हैं, खा खा के छोटा 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 बनाते जाना है, ठीक है. नेक्स्ट करते हैं, ह्यूमिफिकेशन की बात कर रहे थे, तो पीछे क्या पढ़ा था हमने? ह्यूमिफिकेशन लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ, यहाँ पे ना ह्यूमस की कैरेक्टरिस्टिक्स है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है. क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है मैं एक बार अंडरलाइन कर देती हूँ. डार्क कलर्ड अमॉर्फस सब्सटेंस, अमॉर्फस होता है. हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन, अंडरगोस डिकम्पोजिशन एट एक्सट्रीमली स्लोअर रेट. 3 चीजें समझ में आई. डार्क कलर का होता है, एकदम काले जैसा कलर होता है, अमॉर्फस होता है. दूसरा, रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन, वो नहीं चाहता कि ज्यादा माइक्रोब्स उस पर काम करें. अब माइक्रोब्स काम नहीं करेंगे तो डिकम्पोजिशन का रेट तो स्लो डाउन हो जाएगा, इसलिए इट इज वेरी मच रेजिस्टेंट टू डिकम्पोजिशन ऑल्सो, तो बहुत ही स्लो लेवल पे इसका डिकम्पोजिशन होता है. बीइंग कोलाइडल, कोलाइडल नेचर का होता है. इट सर्व्स एज अ रिजर्वॉयर ऑफ न्यूट्रिएंट्स, reservoir of nutrients. The humus is further degraded by some microbes and release of inorganic nutrients occur by the process of mineralization. तो यहाँ पे पहले तुम्हें क्या समझ में आया? अमॉर्फस है, रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन है, डिकम्पोजिशन बहुत स्लो रेट पे होता है, कोलॉइडल नेचर है, न्यूट्रिएंट्स का रिजर्वायर है, ठीक है. और जब यहाँ से इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स और ज्यादा नीचे वाले हॉरिजन पे जाएंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? मिनरलाइजेशन, ठीक है. डिकम्पोजिशन इज लार्जली, अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स है डिकम्पोजिशन की. इनको भी पढ़ लो. डिकम्पोजिशन
इज ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस, ऑक्सीजन चाहिए. द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज कंट्रोल्ड बाय केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्राइटस, क्लाइमेटिक फैक्टर्स. दोनों ही चीजों पे अफेक्ट पड़ेगा. भाई एक बात बताओ, तुम किसी चीज को च्यू कर रहे हो या काट रहे हो, तो तुम कितने टाइम तक काट रहे हो डिपेंड करता है कि खाना कैसा है. अगर एकदम हार्ड सब्सटेंस हुआ तो बहुत मुश्किल लगेगी, सॉफ्ट सब्सटेंस हुआ तो इजीली मैस्टिकेट हो जाएगा. तो सेम यही चीज है कि डिकम्पोजिशन किस रेट पे हो रहा है डिपेंड करता है कि वो सब्सटेंस कैसा है और क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी है. क्यों? क्योंकि इसको ऑक्सीजन चाहिए, तो क्लाइमेटिक कंडीशन में ऑक्सीजन भी आ जाएगा. नेक्स्ट ये क्या है, हाँ यहाँ पे इंपॉर्टेंट. Decomposition rate is lower if it is rich in lignin and chitin, and quicker if the detritus is rich in nitrogen and water soluble substances. Very important line NEET के statements के लिए. देखो lignin और chitin, lignin and chitin. lignin अपना sclerenchyma जैसा substance, काइटिनेज एंजाइम चाहिए. तो अगर हमारा डिकम्पोजिशन के लिए जो सबस्ट्रेट है वो इन दोनों चीजों का बना होता है बच्चों, तो बहुत ही ज्यादा स्लो रेट पे चलेगा. लेकिन अगर बहुत सिंपल चीज है जैसे कि क्या क्या नाइट्रोजन रिच हुआ या फिर वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस हुए उसमें जैसे कि शुगर्स वगैरह, तो उसका जो रेट है वो फास्ट होगा. टेम्परेचर and soil moisture are also important factor that regulates decomposition through their effects on activity of soil microbes. क्यों? क्योंकि soil microbes की जो एक्टिविटी है एंजाइम्स की वो टेम्परेचर और सॉइल के मॉइस्चर और पीएच पे भी डिपेंड करेगी. वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरमेंटल फैक्टर डिकम्पोजिशन कहाँ गया, फेवर्स डिकम्पोजिशन. अगर गर्माई है, टेम्परेचर में अगर गर्म है, मॉइस्चर में अगर मॉइस्ट है, तो फेवर होगा डिकम्पोजिशन. और लो होगा अगर टेम्परेचर है और एनारोबिसिस है. एनारोबिसिस मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. अगर ये वाली चीजें हैं तो डिकम्पोजिशन इनहिबिट हो जाएगी. ठीक है, और इनहिबिट हो गई तो इस वजह से हमारा जो सॉइल है उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल्स का कंटेंट इंक्रीज होगा, ना कि इनऑर्गेनिक का. क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक के डिकम्पोजिशन से इनऑर्गेनिक कंटेंट्स बनते हैं. समझ में आया क्या बोला यहाँ पे? दिस पूरा पैराग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहले हमने यहाँ पे पढ़े इन लाइंस में ह्यूमस की कैरेक्टरिस्टिक्स, कोलॉइडल, अमॉर्फस, डार्क कलर्ड, रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन, स्लोअर रेट ऑफ डिकम्पोजिशन. ठीक है, जब उसका और डिकम्पोजिशन होता है तो यहाँ से इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और नीचे जाते हैं. इसे क्या कहा जाता है? मिनरलाइजेशन. ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि डिकम्पोजिशन का रेट डिपेंड करता है कि क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी हैं और जो सब्सटेंस जिसका डिकम्पोजिशन हो रहा है उसका नेचर कैसा है, किसका बना हुआ है. अगर लिग्निन काइटिन का बना है तो डिकम्पोजिशन धीरे होगा. अगर वो बना हुआ है पानी नाइट्रोजन का या फिर वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस का, तो डिकम्पोजिशन फास्टर होगा. फिर हमने देखा वार्म टेम्परेचर हुआ तो फास्ट होगा, मॉइस्ट कंडीशन हुई तो फास्ट होगा, ऑक्सीजन की कमी हुई तो इनहिबिट होगा. क्यों? क्योंकि हमारे डिकम्पोजिशन इज ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस. ये असर्शन रीजन में आ जाएगा. असर्शन दे देंगे कि इनहिबिट हो रहा है या फिर सॉइल में ऑर्गेनिक कंटेंट बढ़ रहा है यानी कि डिकम्पोजिशन कम है. तो ऑर्गेनिक कंटेंट अगर बढ़ता जा रहा है सॉइल में यानी कि उसका डिकम्पोजिशन नहीं हो रहा, तो इनमें से कोई ना कोई फैक्टर में गड़बड़ी है. तो चीजों को रिलेट करो, हर लाइन के बाद क्यों लगा के पूछो ताकि तुम्हें असर्शन रीजन में भी थोड़ी सी ट्रेनिंग मिल जाए. क्लियर? तो ये हमने डिकम्पोजिशन वाला पार्ट पढ़ लिया. आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एनर्जी फ्लो की. पूरा इकोसिस्टम चल ही इसलिए रहा है एनर्जी फ्लो के लिए. हम तुम सब्सक्राइब कर रहे हैं, हम तुम सर्वाइव कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द एनर्जी फ्लो. सो एनर्जी फ्लो इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. पढ़ते हैं चलो. Except for the deep sea hydrothermal ecosystem, sun is the only source of energy for all. लो पहला ही क्वेश्चन. Sun is the energy source for all the ecosystem. Statement. Yes, true, very good. False. क्यों? यहाँ पे एक्सेप्शन लिखा हुआ है डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम्स. वहां पे यहाँ जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है हाइड्रोथर्मल वेंट्स में वही एनर्जी सोर्स है. ठीक. Of the incident solar radiations, less than 50% of it is photosynthetically active radiation, which is spark. कितना? 50%. मतलब जो भी सन से एनर्जी निकल रही है, अलग अलग टाइप की रेडिएशंस निकलती हैं, उसमें से 50% से भी कम है जो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के लिए यूज कर सकते हैं. इसे क्या कहा जाता है? पार, यानी कि फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस. नेक्स्ट, we know that plants and photosynthetic bacteria fix sun's radiant energy to make food from simpler inorganic materials. Plants capture only 2 to 10% of the power. Important. ये लाइन क्या बोल रही है? सन ने जितनी भी एनर्जी दी
उसमें से 50% से कम पहली बात फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है, उसका भी केवल 2 से 10% ही प्लांट्स यूज कर रहे हैं अपने फोटोसिंथेसिस के लिए। द सेम लाइन दैट वी स्टडीड इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले फैक्टर्स में, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं सॉरी, वो फोटोसिंथेसिस वाले में जब लाइट के बारे में पढ़ रहे थे ना कि 10% लाइट पे सैचुरेशन आ जाता है, तो वो वाली बात है ये। तो यही स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो पूरे लिविंग वर्ल्ड को सस्टेन करा रहा है। So it is very important to know how the solar energy captured by the plant flow through different organisms of an ecosystem. All organisms are dependent for the food on producers either directly or indirectly. Directly indirectly कैसे? Plant ने खाना बनाया, herbivore ने उसे खाया, direct. हाँ, अब तुम उसे ले रहे हो herbivores के थ्रू, तो तुम तो indirectly एक तरीके से हुए ना। जो carnivores हैं, जो herbivores को feed कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं energy plants की ही खा रहे हैं, तो indirect हो जाएगा। Next. So you find unidirectional flow of energy from the sun to producers and then to consumers. Is this in keeping with the first law of thermodynamics? As far as I remember, first law of thermodynamics क्या कहता है? Energy can neither be created nor be destroyed, है ना? यही बात बोल रहा है। Further, ecosystem are not exempt from the second law of thermodynamics. They need a constant supply of energy to synthesize the molecules they require to counteract the universal tendency towards increasing disorderliness. Disorderliness. Second law of thermodynamics क्या होता है बच्चों? Second law of thermodynamics बोलता है कि entropy of the universe keeps on increasing, है ना? यही होता है ना? तो यही बोल रहा है कि हमें एक कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी चाहिए ताकि हम मॉलिक्यूल्स को बना सकें, ताकि हमारे जो यूनिवर्सल टेंडेंसी है इंक्रीज, जो डिसऑर्डर का इसको इंक्रीज करने की, उसको हम काउंटरएक्ट कर सकें। द ग्रीन प्लांट्स इन द इकोसिस्टम आर कॉल्ड द प्रोड्यूसर्स। इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मेजर प्रोड्यूसर्स आर ये वही है, प्रोड्यूसर्स की बात करी गई है कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में क्या होते हैं? हर्बेशियस एंड वुडी प्लांट्स। लाइकवाइज प्रोड्यूसर्स इन एक्वेटिक इकोसिस्टम फाइटोप्लैंक्टन्स, एल्गी एंड हायर प्लांट्स, जो हमने पढ़ा था पॉन्ड वाले केस के एग्जाम्पल में। प्रोड्यूसर्स की लाइन है, यू हैव रेड अबाउट द फूड चेन्स एंड फूड वेब्स दैट एग्जिस्ट इन द नेचर। स्टार्टिंग फ्रॉम द प्लांट, food chains or the food webs are formed such that animal feeds on plants or other animals and in turn is the food for another. क्या है? कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये सिंपल बोल रहा है कि प्लांट्स ने जो खाना बनाया, अब वो खाना या तो फूड चेन में एंटर करेगा या साइमल्टेनियसली फूड वेब में एंटर करेगा, जो कि करता ही है। चेन और वेब इज फॉर्म बिकॉज ऑफ द इंटरडिपेंडेंसी। आ गया स्वाद? स्टेटमेंट, चेन और फूड वेब इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ इंटरडिपेंडेंसी। क्या है वो कीवर्ड? इंटरडिपेंडेंसी। हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अगर हमें उससे मतलब ही नहीं होता एनर्जी के लिए, तो हम उसको क्यों ही फीड करते, है ना? तो इंटरडिपेंडेंसी की वजह से फूड चेन या फिर फूड वेब बनती है। नो एनर्जी दैट इज ट्रैप्ड इनटू एन ऑर्गेनिज्म रिमेन्स इन इट फॉर एवर। जैसे तुम चाहे जिंदगी में कितना भी पैसा कमा लो, पैसा पैसा हाई पैसा हाई पैसा, मरने के बाद पैसा थोड़ा ना ले जाओगे। हाँ, मरने के बाद क्या पीछे छूट जाता है? तुम्हारी यादें। मरने के बाद क्या पीछे छूट जाता है? तुम्हारी या तो बुराई होगी या इस समाज में भलाई होगी कि बहुत अच्छा आदमी था, ये था वो था। तो वही यहाँ पे बात की गई है कि इस एक ऑर्गेनिज्म में जो एनर्जी है वो हमेशा के लिए थोड़ी ना उसकी हो जाती है। अब उसको कोई दूसरा फीड कर जाएगा तो वो उसकी हो जाएगी, है ना? No energy that is trapped into an organism remains in it forever. हमेशा उसमें नहीं रहती। Energy trapped by the producers hence is either passed on to consumer or to organisms or the organisms dies. या तो मर ही जाता है ऑर्गेनिज्म या वो पास हो जाती है नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म पे। Death of an organism is the beginning of detritus food chain. लो भाई, important. Death of an organism is the beginning of detritus food chain या food web. दो टाइप की फूड चेन होती है, ग्रेजिंग फूड चेन, detritus फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन में प्लांट्स से बिगिनिंग होती है, detritus फूड चेन में detritus। detritus क्या है? वही जो अभी हमारा प्लांट्स का जो फॉलन पार्ट्स था, डेड एंड डिकेइंग मैटर वाला जो था, वो सब detritus है। तो detritus फूड चेन में एनर्जी सोर्स क्या है? detritus। एंड ग्रेजिंग फूड चेन में एनर्जी सोर्स क्या है? हमारी सनलाइट। ठीक है, आगे, all animals depends on plants directly or indirectly for their food needs.
दे आर हेंस कॉल्ड एज कंज्यूमर्स एंड ऑल्सो हेट्रोट्रॉफ, है ना। जो डायरेक्टली खाएगा प्लांट्स को उनकी डायरेक्ट हो जाएगी, और जो हर्बीवोर्स को खाकर जो कार्निवोर्स फीड कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट सप्लाई। तो सभी लोग क्या होते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं हमारे प्रोड्यूसर्स पे। If they feed on the producers, the plants, they are called as primary consumer. जो पहली बार प्लांट को फीड करेगा वो प्राइमरी कंज्यूमर हो जाएगा, like your herbivores. And if the animal eat other animal which in turn eat plants, they are called as secondary consumer. मतलब सिंपल सी बात है, हर्बीवोर को खाने वाला जो एनिमल है वो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर। प्राइमरी जो एकदम प्राइमरी इंटरेक्शन करेगा, प्रीमियम मेंबर जो होगा और जो उसको खा जाएगा वो हो जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर। सिंपल सी बात है। Likewise, you could have tertiary consumers too, tertiary, quaternary, इस तरीके से चलता रहता है। Obviously, the primary consumer will be a herbivore. Some common herbivores are insects, birds, mammals in terrestrial ecosystem and mollusk in aquatic ecosystem. बहुत ही ज़्यादा simple lines है इस chapter की, कुछ है ही नहीं। Example भी दे रहा है बेचारा बैठ के तुम्हें कि terrestrial में herbivores क्या है, insects हैं, birds हैं, mammals हैं, और aquatic में क्या है, example mollusk. Clear? The consumers that feed on these herbivores are carnivores, or more correctly primary carnivores, दो secondary consumers, है ना। देखो यहाँ पे ना बहुत सीधी सी चीज है जो कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है, एक बार उसको कवर करते हैं। जैसे यहाँ पर ग्रास है, ग्रास क्या है, प्रोड्यूसर। अब ग्रास को गोट ने खाया तो ये पहली बात क्या हुई, हर्बीवोर, है ना। एंड हर्बीवोर इज द प्राइमरी कंज्यूमर क्योंकि पहली बार इसने कंज्यूम किया है एनर्जी को। अब इस गोट को खाया मैन ने, ठीक है, तो मैन यहाँ पे क्या हो गया, एक तरीके से वैसे तो ओमनीवोर ही है, ओमनीवोर ही है मैन तो, लेकिन मान लो अभी इसका कौन सा नेचर सामने आ रहा है, कार्निवोर वाला, तो ये क्या होगा, ये हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर क्योंकि इस प्राइमरी कंज्यूमर को इसने कंज्यूम किया है। बट वैसे क्या हुआ, ये प्राइमरी कार्निवोर क्योंकि पहला कार्निवोर हुआ, ठीक है। अब मान लो इस मैन को खा लिया आगे जाके टाइगर ने, ठीक है, तो टाइगर क्या हो जाएगा, टर्शरी कंज्यूमर। लेकिन वैसे कार्निवोर की कैटेगरी में ये क्या कहलाएगा, सेकेंडरी कार्निवोर। तो इस तरीके से सीरीज चलती है। सो यहाँ पे एक बार लाइन को दोबारा पढ़ते हैं। द कंज्यूमर दैट फीड्स ऑन द हर्बीवोर्स आर कार्निवोर्स, और मोर करेक्टली प्राइमरी कार्निवोर। प्राइमरी कार्निवोर है क्योंकि पहली बार आया। दोज एनिमल्स that depends on primary carnivore for food are labeled as secondary carnivore, है ना। A simple grazing food chain, ये जो ग्रास से स्टार्ट हुई है इसको हम बोलते हैं GFC, यानी कि ग्रेजिंग फूड चेन, है ना। बहुत ही सिंपल चीजें हैं, बहुत ज्यादा, तो घबराना नहीं है, किसी बात से नहीं घबराना। क्वेश्चन आए, डाउट आए तो मुझे बताओ, सब सिंप्लीफाई हो जाएगा। आगे बढ़ो। डेट्राइटस फूड चेन, यहाँ से देखो एक और बात बताती हूँ, कभी कभी है ना नीच में एब्रिवेशंस वाले क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो अपनी एब्रिवेशंस को सारा कुछ करो, और मैं वैसे एक सेपरेट वीडियो ले आऊंगी जहाँ पे हम सारी एब्रिवेशंस कवर अप करेंगे, लेकिन पेन से मार्क करते चलो। GFC ग्रेजिंग फूड चेन, DFC डेट्राइटस फूड चेन, इस तरीके से। Begins with dead organic matter. It is made up of decomposers which are heterotrophic organisms, mainly fungus and bacteria. ठीक है, हमें पता है। They meet their energy and nutrient requirements by degrading dead organic matter or detritus. These are also called saprotrophs. Saprotroph बोलो, decomposers बोलो, एक ही बात है। Decomposers secretes digestive enzymes that break down dead and waste material into simple inorganic material which are subsequently absorbed by them. देखो हमारा क्या है, हम इंजेशन करने के बाद इंटरनल डाइजेशन करते हैं सॉरी, एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट होती है, लेकिन ये डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, एंजाइम्स को बाहर रिलीज करते हैं फूड के ऊपर और उसको सोलेबलाइज करके फिर एब्जॉर्ब करते हैं। इन एन इक्वेटिक इकोसिस्टम GFC इज द मेजर कंडक्ट फॉर एनर्जी फ्लो। ठीक है, सही बात है, अरे क्या, ये फैक्चुअल बात है। एक्वेटिक इकोसिस्टम में मेजर एनर्जी फ्लो किसके थ्रू होती है, हमारी ग्रेजिंग फूड चेन के थ्रू, क्योंकि इतना बड़ा उसका एरिया होता है, इतने बड़े एरिया में फाइटोप्लैंक्टन्स है, वो सारी एनर्जी को ट्रैप कर लेंगे, सनलाइट वाली एनर्जी को। तो एक्वेटिक वाले में मेजर सोर्स क्या है, ग्रेजिंग फूड चेन। स्टेटमेंट आएगी यहाँ से, ठीक है, तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये मिल गया। एज अगेंस्ट दिस, इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम अ मच लार्जर फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी फ्लोज थ्रू डेट्राइटस फूड चेन। ठीक है, किसमें, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। तो क्या पता चला यहाँ पे हमें, एक्वेटिक में मेजर ऑपरेट, देखो ऑपरेट दोनों साथ में करेंगे, लेकिन मेजर सोर्स टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में क्या है, डेट्राइटस,
और एक्वेटिक वाले में क्या है, ग्रेजिंग। Detritus food chain may be connected with grazing food chain at some level। भाई जहाँ grazing food chain का कोई मेंबर डाई करेगा, ऑर्गेनिक मैटर बन जाएगा उसका, तो वहीं पर डेट्राइटिवोरस शुरू हो जाएंगे अपना काम करने के लिए, तो डेट्राइटस फूड चेन स्टार्ट हो जाएगी। डेट्राइटस फूड चेन कनेक्ट हो सकती है। Some of the organism of DFC are the prey to the GFC animals and in a natural ecosystem some animal like cockroach, crows etc are omnivores। ये बोला गया है कुछ जो डेट्राइटस फूड चेन के ऑर्गेनिजम्स हैं वो ग्रेजिंग फूड चेन एनिमल्स के प्रे भी हो सकते हैं। जैसे मान लो डेट्राइटस फूड चेन में अर्थवर्म आया, अर्थवर्म को तो कोई बर्ड भी खा सकती है, तो ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड है आपस में ऐसे भी। These natural interactions, अब तुम जाओ, These natural interaction of food chains makes it a food web। food web क्या है, अभी तक सिंपल सिंपल चल रहा था, इसने इसको खाया इसने इसको खाया, अब बीच में कोई किसी और को भी खा रहा है, तो वो सब क्या हो जाएगा, इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड योर फूड वेब। ऑर्गेनिजम्स ऑक्यूपाई अ प्लेस इन नेचुरल सराउंडिंग और इन अ कम्युनिटी अकॉर्डिंग टू द फीडिंग रिलेशनशिप विद अदर ऑर्गेनिजम्स। सही है, ठीक है। Based on source of their nutrition or the food, organism occupy a specific place in the food chain। इसको हम बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल। फूड चेन में जो तुम्हारी फंक्शनल वैल्यू है, जो पोजीशन है, उसको कहा जाता है ट्रॉफिक लेवल। और ट्रॉफिक लेवल डिसाइड करते हैं कि तुम किसे खा रहे हो, उस बेसिस पे पता चलेगा, ठीक है। प्रोड्यूसर्स बिलोंग्स टू फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, हर्बीवोर्स टू सेकंड, एंड ये सब हमें पता है फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन किसकी आती है, उस हिसाब से पूरा प्लेस्ड रहता है। नेक्स्ट, यहां पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में एग्जाम्पल है प्लांट्स, सेकंड में हर्बीवोर्स, थर्ड में कार्निवोर्स और इसके ऊपर टॉप कार्निवोर। तो इसके एग्जाम्पल भी नीट में पूछ लेते हैं। प्लांट्स के एग्जाम्पल फाइटोप्लैंक्टन, ट्रीज, ग्रास। हर्बीवोर के जूप्लैंक्टन, ग्रासोफर्स एंड काउ। कार्निवोर्स के बर्ड, फिश एंड वॉल्फ, और यहाँ पर मैन एंड नाइन। तो पूछ लेते हैं टॉप कार्निवोर का एग्जाम्पल बताओ, इसमें से कौन सा है, ऑड वन आउट करके बताओ, इन सारे एग्जाम्पल्स में से कितने टॉप कार्निवोर है ये बताओ। तो क्वेश्चन कहीं से भी घुमा सकते हैं, नाक ऐसे पकड़ लो या फिर घुमा के ऐसे पकड़ लो, ठीक है, उस हिसाब से है। आगे, द इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट इज दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीजेस एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल। कोई डाउट है, क्या लगता है, बढ़ेगी घटेगी, ऑब्वियस सी बात है। When any organism die, it is converted to detritus or dead biomass that serves as energy source for decomposers। ठीक है, organism and each trophic level depends on those on the lower trophic level for their energy demands। मैं अगर मान लो मैं अगर कार्निवोर हूँ, तो मेरी एनर्जी कितनी होगी डिपेंड करता है कि मेरे से नीचे वाला ऑर्गेनिज्म कौन है ना, वो कितनी एनर्जी रखता है। तो हमेशा टॉप ट्रॉफिक लेवल की जो एनर्जी है वो लोअर ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिज्म से ही डिसाइड होती है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, यहाँ पे ईच ट्रॉफिक लेवल है सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट अ पर्टिकुलर टाइम कॉल्ड अ स्टैंडिंग क्रॉप। स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है, हर ट्रॉफिक लेवल का कितना लिविंग मटेरियल प्रेजेंट है पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड एज स्टैंडिंग क्रॉप। द स्टैंडिंग क्रॉप इज मेजर्ड एज द मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोमास, और द नंबर इन अ यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया में कितना बायोमास है या कितने ऑर्गेनिजम्स का नंबर है, दैट इज स्टैंडिंग क्रॉप। बायोमास ऑफ अ स्पीशीज इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फ्रेश एंड ड्राई वेट, हमें पता है ये चीज। मेजरमेंट ऑफ बायोमास इन टर्म्स ऑफ ड्राई वेट इज मोर एक्यूरेट। वाई, पानी वेरिएबल अमाउंट होता है, तो ड्राई वेट का ही हम ज्यादातर मेजर रखते हैं। द नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स in grazing food chain is restricted as transfer of energy follows 10% law। grazing food chain में जो नंबर है वो क्या होता है, रेस्ट्रिक्टेड रहता है, कम। क्यों है, इसका रीजन क्या है, ये असर्शन हुआ तो इसका रीजन क्या हो जाएगा, क्योंकि वहां पे 10% लॉ फॉलो होता है। 10% लॉ से क्या हो जाएगा, एनर्जी इज ट्रांसफर टू ईच ट्रॉफिक लेवल फ्रॉम लोअर ट्रॉफिक लेवल, मतलब धीरे धीरे घटती चली जाती है एनर्जी। तो एक टाइम ऐसा आता है कि जो एनर्जी है वो इतनी नहीं होती कि वो और ट्रॉफिक लेवल को भी सस्टेन करा सके, इसलिए रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। इन नेचर इट इज पॉसिबल to have so many levels, producer, herbivore, primary, secondary, tertiary इस टाइप से। Do you think there is any such limitation in detritus food chain? क्या लगता है बच्चों, बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर। सारे अगर टीचर बता देंगे तो तुम क्या करोगे, क्वेश्चन इन आंसर इन कमेंट सेक्शन, आंसर इन कमेंट सेक्शन, बताना क्या लगता है, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है तुम्हारा फूड वेब का इंटरेक्शन, सन है, ठीक है,
सन ने कुछ हीट निकाली, कुछ हीट प्लांट्स को दी। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे प्लांट्स है, प्लांट्स ने आगे बढ़ाई आगे बढ़ाई आगे बढ़ाई और सब जगह से हीट निकलती जा रही है। तो आगे किस लॉ के अकॉर्डिंग मूव कर रही है? 10% लॉ फॉलो हो रहा है। अब यहीं से दूसरी ये जो डेट्राइटस वाली फूड चेन भी ऑपरेट करे, मतलब एक डायग्राम से मल्टीपल कहानी बताई जा रही है। 10% लॉ का फॉलो होना, ग्रेजिंग और डेट्राइटस फूड चेन का आपस में कम्युनिकेट करना, इंटरेक्ट करना, ये सारी चीजें क्लियर अप है। क्लियर है? नेक्स्ट, इकोलॉजिकल पिरामिड्स। बहुत छोटा हो गया। आई गेस इकोलॉजिकल पिरामिड्स इज द लास्ट टॉपिक, क्योंकि इसके बाद का पोर्शन नीड से डिलीटेड है। You must be familiar with the shapes of pyramids. The base of the pyramid is broad and it narrows towards the apex. One gets a similar shape whether you express the food or energy relationship between all. देखो सिंपल सी बात है, पिरामिड्स कुछ ऐसे होते हैं। नीचे वाला पोर्शन क्या कहलाता है? बेस। ऊपर वाला पोर्शन क्या कहलाता है? एपेक्स। तो ये एक बेसिक पिरामिड है। पिरामिड्स की शेप चेंज हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन किस पिरामिड को तुम कंसिडर कर रहे हो। ये जो पिरामिड्स हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड्स, इनको हम एल्टोनियन पिरामिड्स भी बोलते हैं। एल्टोन इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट जहां से नाम आया। इन्होंने ये सारे पिरामिड्स को देखा था, दिया भी था, तो इस वजह से। जैसे यहाँ पर पिरामिड ऑफ नंबर दिया हुआ है ग्रासलैंड इकोसिस्टम का। देखो, पिरामिड ऑफ नंबर पढ़ना है, पिरामिड ऑफ बायोमास पढ़ना है, और एक है पिरामिड ऑफ एनर्जी। ये तीन पिरामिड्स हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स, तो तुम्हें पढ़ने हैं। एक बार देख लो लाइंस वाला, हैज टू इंक्लूड ये वाला ये वाला ये वाला जनरलाइजेशन एनर्जी का है, ठीक है। देखो, अगर मैं पिरामिड ऑफ एनर्जी की बात करूं, जैसे सबसे पहले पिरामिड ऑफ नंबर, सॉरी, तो पिरामिड ऑफ नंबर में तीन टाइप्स आ सकते हैं, ठीक है। अब वो तीन टाइप्स क्या क्या है एक बार तुम देखना। एक होता है तुम्हारा अपराइट, एक है तुम्हारा इन्वर्टेड, और एक है तुम्हारा स्पिंडल शेप। यहाँ पे एनसीईआरटी में कौन सा वाला दिया हुआ है? ये वाला अपराइट पिरामिड है ये, ठीक है। तो अब ये तीनों पिरामिड्स कैसे हो सकते हैं वो देखो। अपराइट पिरामिड में क्या होगा? ऐसा कुछ होगा, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, इस टाइप से। इन्वर्टेड पिरामिड ऐसा होगा, और ये वाला ऐसा होगा। तुम्हें सिचुएशंस इमेजिन करनी है, ठीक है। जैसे मान लो एक तरफ क्या है? ग्रास, ग्रास को खाने वाला डियर, डियर को खाने वाला टाइगर, ठीक है। तो ये क्या हो गया? अपराइट पिरामिड। इन्वर्टेड पिरामिड तुम्हें इमेजिन करना है जैसे कि एक ट्री है, ठीक है। अब इस ट्री के ऊपर बर्ड्स हैं, इन बर्ड्स के ऊपर पैरासाइट्स हैं, ठीक है। तो अब ट्री है एक, बर्ड्स है मान लो 5 बर्ड्स के ऊपर पैरासाइट्स तो 100 भी हो सकते हैं या फिर 100 से ज्यादा भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल अगर मैं लेके चलूं, थर्ड कैटेगरी अगेन एक ट्री है, एक ट्री के ऊपर बर्ड्स है, और उन बर्ड्स का एक प्रेडेटर है ईगल, ऐसे। तो मान लो ट्री है 1, बर्ड्स है 5 और ईगल है 1, तो ये स्पिंडल शेप आ जाएगी। तो तीन टाइप्स के पिरामिड हो सकते हैं। ये जो पहला वाला अपराइट पिरामिड है, इसका एग्जाम्पल है ग्रासलैंड, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ठीक है। ये दोनों मान लो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में ये है पैरासिटिक, और ये है एग्जाम्पल प्रेडेटरी। तो यहां से ये मतलब आया कि पिरामिड ऑफ नंबर तीनों में से किसी भी शेप का हो सकता है, लेकिन ग्रासलैंड इकोसिस्टम में इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अपराइट, ठीक है। चलो, सो यहां पर पिरामिड ऑफ नंबर दिया है किसमें? ग्रासलैंड इकोसिस्टम में। इसके बाद बात करते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास की। पिरामिड ऑफ बायोमास में भी तुम्हें दो चीजें पढ़नी है, एक पढ़ना है तुम्हें टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में, और एक पढ़ना है तुम्हें
एक्वेटिक इन्वायरमेंट में, ठीक है। टेरेस्ट्रियल में अपराइट है एंड एक्वेटिक वाले में इन्वर्टेड है, उसका भी रीजन है, बट एक बार मैं चाहती हूँ एक बार एनसीईआरटी लाइन पढ़ो। हाँ, एनी कैलकुलेशंस of energy content biomass has to include all the organism at that trophic level। सारे trophic levels पे जो भी organisms है सबको include करना पड़ेगा। No generalization we make will be true if we take only a few individuals at any trophic level। एक बात मानो, जैसे मान लो तुम्हारी क्लास में तुम बैठे हो और तुम्हारी क्लास में पूछा गया कि पिकनिक पे जाना है, कौन कौन जाएगा, तो उसमें पूरी क्लास से पूछना होगा ना। ये थोड़ा ना कि 5 बच्चों को उठाया और 5 बच्चों से पूछ के पूरी क्लास के लिए रूल बना दिया, ऐसी जनरलाइजेशन तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। तो हर ट्रॉफिक लेवल के सारे ऑर्गेनिजम्स को कंसीडर करना है अगर तुम्हें कोई बात बोलनी है तो, ठीक है। Also, a given organism may occupy more than one trophic level simultaneously. One must remember that the trophic level represents a functional level, not a species as such. Important. ये हमें पता है कि भाई एक ऑर्गेनिज्म मल्टीपल ट्रॉफिक लेवल्स पे बैठ सकता है। हमेशा मैन सेकेंडरी कंज्यूमर हो जरूरी नहीं है, मैन टॉप कंज्यूमर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। और दूसरा, ये जो पिरामिड्स मतलब ये जो ट्रॉफिक लेवल्स हैं वो स्पीशीज का फंक्शनल लेवल बताते हैं कि भाई तुम कार्निवोर हो, हर्बीवोर हो, क्या हो, ये नहीं बताते कि तुम्हारी पोजीशन फिक्स्ड है। तो फंक्शनल लेवल बताता है ट्रॉफिक लेवल। फिर आगे क्या है, फॉर एग्जाम्पल अ स्पैरो इज अ प्राइमरी कंज्यूमर व्हेन इट ईट्स सीड। सीड खा रही है तो वो प्राइमरी कंज्यूमर है, फ्रूट खा रही है, पीस खा रही है, और सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएगी जब वो किसी इंसेक्ट को या फिर वॉर्म को खाएगी, ठीक है। इसके बाद in most ecosystems all the pyramids of number of energy and biomass are upright, that is producers are more in number and biomass than herbivore, and herbivore are more in number and biomass than the carnivore। also energy at मतलब mostly ये बोलना चाह रहा है यहाँ पर कि mostly ना ये तीनों pyramids of number, biomass, energy सारे upright होते हैं most of the cases में, क्योंकि सारी चीजें producers के पास ज्यादा होंगी, फिर herbivore के पास, फिर carnivore के पास। लेकिन कुछ केसेस है जहाँ पर दूसरा कुछ देखा जाता है, ठीक है। तो तुम्हें वो सारा पढ़ना है। आगे, there are exceptions to this generalization. If you were to count the number of insects feeding on a big tree, that what kind of pyramid would you get? Insect feed कर रहे हैं एक big tree पे, एक tree जो मैंने अभी पीछे बात करी थी, तो यहाँ producer छोटा हो जाएगा, next level बड़ा हो जाएगा, तो inverted हो गया, ठीक है। Now add an estimate to the number of small birds depending on the insects as also the number of large birds eating the smaller. Draw the shape। मतलब वही यहाँ से मैंने तुम्हें बता दिया कि 3 टाइप्स की शेप आ सकती है, अपराइट, इनवर्टेड, स्पिंडल, ठीक है। नेक्स्ट है pyramid of biomass। pyramid of biomass in a sea is generally inverted because the biomass of fish far exceeds that of the phytoplankton। pyramid of biomass sea में जनरली कैसा होता है, इनवर्टेड, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, देखो मान लो फाइटोप्लैंक्टन्स है, फाइटोप्लैंक्टन्स ने भर भर के खाना बना लिया, लेकिन हमेशा ऐसा होता है कि जो लोअर ट्रॉफिक लेवल पे जो ऑर्गेनिज्म है ना, जैसे प्राइमरी पे, सेकेंडरी पे, तो उनकी लाइफ स्पेन कंपैरेटिवली छोटी होती है। फाइटोप्लैंक्टन्स कम टाइम के लिए जीते हैं, जो प्लैंक्टन्स थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए जीते हैं, स्मॉल फिशेस थोड़ा और ज़्यादा टाइम के लिए जीती है। तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ बायोमास प्रोडक्शन उनकी पूरी लाइफ स्पेन का, तो वो कम ही हो जाता है, इसलिए इन्वर्टेड होता है, ठीक है। Pyramid of energy is always upright, can never be inverted, because when the energy flows from a particular trophic level to next trophic level, some energy is always lost as heat, है ना। Each bar in the energy pyramid indicates the amount of energy present at each trophic level in given time or annually per unit area। यहाँ कोई नई बात नहीं है, यहाँ से मैं पता क्या चला, पहली बात तो पिरामिड ऑफ नंबर 3 शेप का हो सकता है। उसके बाद पिरामिड ऑफ बायोमास, अगर टेरेस्ट्रियल में देखूं तो ऐसा होगा, ये पी, पीसी, एससी क्या है, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, ठीक है। और अगर मैं इसका देखूं, किसका बताया था, एक्वेटिक इकोसिस्टम का देखूं तो इन्वर्टेड होगा, क्योंकि एज मतलब एज नहीं, जो लाइफ स्पेन है वो कम हो जाती है, तो इन्वर्टेड है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे हमने देखा पिरामिड ऑफ एनर्जी, इस वाले पेज पे पिरामिड ऑफ एनर्जी, तो पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा कैसा हो जाएगा, ऑलवेज अपराइट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 10% लॉ फॉलो होता है और हमेशा एनर्जी का एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स की तरफ। नेक्स्ट, हाउएवर there are certain limitations to ecological pyramids, such as limitations are important बोर्ड के लिए भी और नीट के लिए भी, ठीक है।
इट डज नॉट टेक इन टू अकाउंट द सेम स्पीशीज बिलोंगिंग टू 2 और मोर ट्रॉफिक लेवल। जैसे अभी हमने पढ़ा था स्पैरो के बारे में, स्पैरो अगर सीड खाएगी तो वो एक प्राइमरी कंज्यूमर है, अगर वही स्पैरो इंसेक्ट या वॉर्म्स को खाएगी तो उसका कंज्यूमर का लेवल ही बदल जाएगा, सेकेंडरी बन जाएगी। तो ऐसी स्पीशीज के बारे में उन्होंने कुछ खास बात करी नहीं थी, तो ऐसी स्पीशीज को बेसिकली उन्होंने कंसिडर ही नहीं किया था, ठीक है। इट अज्यूम्स अ सिंपल फूड चेन, समथिंग दैट ऑलमोस्ट नेवर एग्जिस्ट इन नेचर। हमेशा फूड चेन थोड़ा ना ऑपरेट करती है, फूड वेब ऑपरेट करती है, तो उन्होंने फूड चेन को ही कंसिडर किया था, फूड वेब को कोई कुछ नहीं कहा। It does not accommodate food web. Moreover, saprophytes are not given any place in ecological pyramids, even though they play a vital role in the ecosystem. भाई जो भी तुम्हारा कचरा बन रहा है उसको साफ करने का काम तो सैप्रोफाइट्स ही कर रहे हैं, तो सैप्रोफाइट्स के लिए कोई पोजीशन ही नहीं थी। तो 3 लिमिटेशंस हैं, क्या क्या? पहला, एक ही ऑर्गेनिज्म अगर मल्टीपल ट्रॉफिक लेवल्स को बिलोंग कर रहा है तो उसका कुछ कंसिडरेशन नहीं दिया। दूसरा क्या है इसमें कि सैप्रोफाइट्स को कोई पोजीशन नहीं दी। तीसरा, इन्होंने फूड साइकिल के लिए सब कुछ सोचा, लेकिन जो वास्तव में ऑपरेट करता है वो फूड वेब है, तो फूड वेब के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं बताया, कुछ भी बात नहीं करी। तो ये 3 लिमिटेशंस हैं इकोलॉजिकल या फिर एल्टोनियन पिरामिड्स के। और आई होप दैट चैप्टर इज फिनिश्ड। हाँ, क्योंकि इसके बाद हमारा जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है और जो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग वाला पोर्शन है दैट हैज बीन डिलीटेड। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली कह लो, मिनरल न्यूट्रिशन था, वहाँ पे नाइट्रोजन साइकिल थी, तो वो नाइट्रोजन साइकिल हमें न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में पढ़नी पड़ती थी, अब वो भी नहीं पढ़नी, कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। तो यहाँ तक का ये छोटा सा प्यारा सा चैप्टर है, बहुत ईजी एंड सिंप्लीफाइड वर्जन में एनसीईआरटी लिखी थी, जो मैंने तुम्हें पूरी डेसिफर भी कर दी। सो आई होप द थिंग्स आर मेड क्लियर टू यू ऑल। एनसीईआरटी पढ़ने में अब तुम्हें दिक्कत नहीं होगी, अब रीड करोगे तो सारी चीजें समझ में आएंगी। तो ये चैप्टर एनसीईआरटी में कर लिया, अब कल मिलते हैं इसके पीवाईक्यू सीरीज के साथ, तो पक्का ज्वाइन करना और कमेंट सेक्शन में अपने स्कोर्स भी बताना। चलो, सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।